आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो डियर गाइज, यहाँ पे जो है हम ठीक है आपको आज कराएंगे झारखंड टेट स्पेशल जीके जीएस की क्लास। जी हाँ, ये स्पेशल जो है झारखंड जीके जीएस के आपके यहाँ पे क्लासेस है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और भाई देखो, हर एक क्वेश्चन के साथ में ना इतने बेहतरीन मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिए हुए हैं कि क्वेश्चन से रिलेटेड आपको ऑल यहाँ पे जानकारी मिलेगी। ओके, सो लास्ट तक बने रहना है हमारे साथ में। और बिल्कुल 10 या 15 मिनट्स की ही वीडियो होगी, ठीक है, फालतू यहाँ पे जो है टाइम्स की नहीं होगी। ओके, कम ही क्वेश्चंस करेंगे लेकिन नॉलेज जो होगी वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलने वाली है। ओके, सो चलो फिर अब हम यहाँ पे जो स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए। ओके चलो भाई, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है कि पर्यावरण के लिए कौन खतरा हो सकता है इसमें? क्या बढ़ते हुए पेड़ पौधे, या फिर बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई फसलें, या फिर बढ़ती हुई प्रौद्योगिकी? ठीक है, तो पर्यावरण के लिए इनमें से कौन खतरा हो सकता है? पहले इसमें थोड़ा आप कॉमन सेंस लगाइए। अगर पेड़ पौधों की बढ़ोतरी हो रही है तो क्या वो पर्यावरण के लिए खतरा होगा? नहीं, बल्कि वो तो एक वृद्धि का कार्य करेगा। क्या करेगा? वो तो एक वृद्धि का कार्य करेगा, पर्यावरण को और स्वच्छ करेगा, अच्छा करेगा। ठीक है, अच्छा, अगर भाई बढ़ती फसल, अच्छी फसल हो रही है ना, तो क्या वो हमारे इन्वायरमेंट को जो है यहाँ पे नुकसान पहुंचाएगी, उसके लिए खतरा हो सकता है? नहीं भाई, बढ़ती हुई फसल ओके, किसानों को, ठीक है भाई, सभी को जो है एक अच्छी यहाँ पे फसल प्रोवाइड होगी। भाई अच्छी फसल हो रही है ना, तो इसका कोई मतलब नहीं कि इन्वायरमेंट को ये जो है खतरा यहाँ पे प्रदान करेगा। ओके, बढ़ती प्रौद्योगिकी, भाई तकनीक, ठीक है, टेक्निकल अच्छी यहाँ पे उसका विकास हो रहा है, तो ये मतलब थोड़ा ही ना हुआ कि ये पर्यावरण के लिए खतरा हुआ। जबकि यहाँ पे बेस्ट टू बेस्ट जो आंसर होगा वो होगा बढ़ती हुई जनसंख्या। बिल्कुल भाई, बढ़ती हुई जो जनसंख्या है ना वो पर्यावरण के लिए बिल्कुल खतरा हो सकती है। ठीक है, वो खतरा है। ओके चलो, अब यहाँ पे देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। एक्चुअल में भारत की जो पर्यावरणीय समस्याओं में विभिन्न प्राकृतिक देखो खतरे कौन कौन से आ सकते हैं। एक तो चक्रवात है ना भाई, चक्रवात आया, वार्षिक मानसून बाढ़, ठीक है भाई, चक्रवात आ गया, वार्षिक मानसून बाढ़ आ गई, तो पर्यावरण के लिए बहुत खतरा है, क्योंकि किसी की फसल लगी हुई है ना भाई, किसानों की फसल लगी हुई है, सबकी, गरीब जो आदमी होते हैं या फिर जो किसान होते हैं है ना गांव में, ठीक है भाई, सबकी फसल लगी हुई, लेकिन मानसून जो है वर्षा, ठीक है, इतनी जो है भयानक आई कि उनकी सारी फसल ही नष्ट हो गई। चक्रवात आए कि भाई चक्रवात से जो है किसी के घर, ठीक है, या फिर बंदे, ठीक है, उनमें उनको नुकसान हुआ है ना भाई, किसी को चोट पेट या फिर मृत्यु है ना, इस तरह की जनसंख्या वृद्धि बढ़ती हुई, व्यक्तिगत खपत, औद्योगिकरण, ढांचागत विकास, घटिया कृषि पद्धतियाँ और संसाधनों का असमान वितरण, ये सभी इनके कारण भारत के प्राकृतिक वातावरण में अत्यधिक मानवीय परिवर्तन हो सकता है। ओके, सो ये सारे यहाँ पे पॉइंट्स इन्होंने बताए हुए हैं कि कोई भी प्राकृतिक यहाँ पे कोई नेचुरल जो है आपदा, ठीक है, या फिर चक्रवात आपदा, या फिर भाई सुनामी, ठीक है, इस तरीके की जो भी घटनाएं घटित होती है, तो ये जो है हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत ही यहाँ पे जो है खतरनाक, ठीक है, सिद्ध होती है। ओके, सो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, यहाँ पे हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन होगा। और सेकंड क्वेश्चन है कि पर्यावरण जो शब्द है ब्लैंक, वो जो है कहाँ से लिया गया है? क्या फ्रेंच से, अंग्रेजी से, लैटिन से, या फिर रुचि से? ये क्वेश्चन जो है बेसिक सा क्वेश्चन है और इसको आप स्पेशली पढ़ते आ रहे हैं। ओके, पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि जब आप सबसे पहले या तो यूट्यूब पर आते हैं या फिर कोई यहाँ पे थ्योरी क्लास देखते हैं स्टार्टिंग से, तो फर्स्ट चैप्टर यही रहता है भाई आपका इन्वायरमेंट, है ना, कि ये किस शब्द से बना है, कहाँ से लिया गया है, किन दो शब्दों से मिलकर बना है, उसका क्या अर्थ होता है कि नहीं, पहले सबसे पहले आपको यही पढ़ाया जाता है। तो पर्यावरण जो शब्द है वो भाई फ्रेंच से लिया गया है। किससे? वो जो है यहाँ पे फ्रेंच से लिया गया है। आइए अब मैं आपको इसकी बिल्कुल ऑल यहाँ पे डिटेल्स बताऊंगी। एक्चुअल में जो पर्यावरण शब्द है उसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द के एनवेनोर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? पड़ोस होता है। क्या होती है? पड़ोस होता है ना भाई। इसकी उत्पत्ति है ना कि शब्द से फ्रेंच के, और वो क्या है? इन्वेडर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? पड़ोस होता है। अच्छा, पर्यावरण जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक तो भाई परि और एक क्या? आवरण। ये बेसिक सी यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप जानते भी है। ओके, देखो परि का मीनिंग क्या होता है? चारों ओर। यहीं पर अगर हम आवरण का मीनिंग देखिए वो होता है आवृत या घिरा हुआ। अब हम इसको कह सकते हैं यानी कि जो हमारे चारों ओर, ठीक है, घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है, फिर घिरा हुआ जो वातावरण है वही क्या है? हमारा पर्यावरण है। हमारे चारों ओर जो दिखाई देता है, जैसे हवा है, मिट्टी है, पानी है, धूप है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे, मनुष्य, अन्य वस्तुएं, सभी इस पर्यावरण का क्या है? हिस्सा है। आप अपने आसपास में देखते होंगे, आप बाहर निकलते हैं है ना, तो भाई पशु पक्षी अलग अलग तरह, कोई आसमान में उड़ते, कोई जमीन पे जीव जंतु चलते हुए, है कि नहीं, मनुष्य, है ना भाई, सारी चीज जितने भी आपको दिख रहे हैं ना अपनी आंखों से, ठीक है, वो सब क्या है? वो सब पर्यावरण में ही है। किस में आएगा? वो सभी पर्यावरण में ही आएगा। ओके, चलो अब पर्यावरण के यहाँ पे देखो प्रकार। पर्यावरण दो प्रकार का होता है, एक तो प्राकृतिक और एक मानवीय सामाजिक पर्यावरण। ओके, अब देखो जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है, ये जो होता है पर्यावरण का वह हिस्सा होता है जिसमें प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं आती है, जैसे कि जल हुआ, हवा, पानी, जमीन आदि, पहाड़, है ना।
प्राकृतिक पर्यावरण क्या होगा, जो कि भाई खुद नेचुरल है, अपने आप में जल है, नेचुरल है। कोई आप बनाते हो? आप बनाते हो क्या पानी? नहीं ना। हवा आप बनाते हो? नहीं ना। पानी आप बनाते हो? नहीं ना। जमीन आपने बनाई है? नहीं। नदी आपने बनाई? नहीं। पहाड़ आपने बनाए? नहीं। नेचुरल है। क्या है? नेचुरल है भाई। क्या है ये? नेचुरल है। खुद से ही क्या है ये? खुद से ही क्या है ये भाई? खुद से ही इनका विकास हुआ है, ये नेचुरल है। ओके, हमने नहीं बनाए। तो प्राकृतिक पर्यावरण भी जो है 2 प्रकार का होता है। अगर अब हम यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण की बात करें, ये भी 2 टाइप्स का होता है। एक तो जैविक पर्यावरण और एक अजैविक पर्यावरण। देखो, जैविक पर्यावरण के अंतर्गत तो ये आते हैं जिसमें क्या होती है? सांस होती है, जो सांस ले सकता है। बस सिंपल सी ये बात समझो भाई, वो चाहे कोई भी हो, जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, मनुष्य हो, जो भी हो चाहे वो, है ना, जिसमें भी क्या होता है? श्वसन होता है। जो भी सांस लेता है, जो भी जीवित वस्तुएं होती है, वो सभी जैविक पर्यावरण में आएगी। अगर अजैविक पर्यावरण की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग, जैसा कि जलमंडल हुआ, स्थलमंडल हुआ, वायुमंडल हुआ, ठीक है, ये आएंगे। क्या आएंगे भाई? ये आएंगे अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत। ओके, अब अगर यहाँ पे मानवीय सामाजिक पर्यावरण की हम बात करते हैं तो उसमें मैं ही आपको समझा देती हूँ। देखो, जो कि मानव खुद से क्या करता है? निर्मित करता है। जिसको कि मानव खुद से क्या करता है? निर्मित करता है। जैसे कि हम कृत्रिम वर्षा करा लेते हैं, है ना। कृत्रिम वर्षा होती कि नहीं होती? बिल्कुल कृत्रिम वर्षा हो जाती है। या फिर हमने कृत्रिम कोई पुल बना लिया, या फिर कृत्रिम हमने जो है तालाब बना लिया, है ना। इस तरीके की जो क्वालिटीज़ होती है हम करते हैं, वो मानवीय सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलो अब आगे भाई हमारा जो है यहाँ पे 3rd क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। ओके, सभी फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेहतरीन तरीके से हम जो है आपको पढ़ा रहे हैं, और जस्ट ही बहुत जल्द हम आपके सामने जो है एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल तरीके से आएंगे, जो कि आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलो। पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ जहाँ जीवन यापन होता है, तो वो किसके रूप में जाना जाता है? क्या वो हाइड्रोस्फीयर है, स्थलमंडल है, जीवमंडल है, या फिर यौन क्षेत्र है? तो भाई पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ जहाँ जीवन यापन होता है, तो उसे हम किसके रूप में जानते हैं? थोड़ा आप एक कॉमन सेंस लगाइए यहाँ पे, है ना। थोड़ा आप एक कॉमन सेंस लगाइए। जहाँ पर जीवन यापन होता है तो बिल्कुल क्या है? वो जीवमंडल है। क्या है? वो जीवमंडल है। पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ जहाँ जीवन यापन होता है, उसे जो है हम किसके रूप में जानते हैं? वो जीवमंडल के रूप में जानते हैं उसे हम। किसे भाई? जीवमंडल के रूप में जानते हैं। एक्चुअल में पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन होता है वो जीवमंडल कहलाता है। यह जीवित जीवों, ठीक है, बायोटा और अजीविक निर्जीव दोनों कारकों से बना होता है, जिनसे वे ऊर्जा और पोषक तत्व क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। ओके, सो भाई यहाँ पे जो है देखो, इसका ये मीनिंग होता है भाई, मैंने आपको बताया पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर जीवन होता है क्या कहलाता है? वो जीवमंडल कहलाता है ना। जहाँ पर भाई मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, ठीक है, सब रहते हैं, है ना। वो चाहे निर्जीव वस्तु है या फिर चाहे आपकी जो है सजीव वस्तु है, वो आपका क्या होगा? वो आपका जो है पृथ्वी का एक भाग ऐसा होगा जहाँ पे जीवन होता है, और उसे क्या कहते हैं? जीवमंडल कहते हैं। ओके, बस आपको इतना ही समझना है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य की मदद करने में सक्षम है को ब्लैंक क्या कहा जाता है? हाइड्रोस्फीयर है, स्थलमंडल है, जीवमंडल है, फिर ओजोन मंडल है। अब ये बताना है पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है, उसको हम क्या कहते हैं? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज हो गई। यहाँ पर जो है क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या हो गई? चेंज हो गई। तो इसलिए यहाँ पे आपका आंसर भी क्या होगा? चेंज होगा। यहाँ पे बनेगा स्थलमंडल। ध्यान से देखो, यहाँ पे कहा गया है कि पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है। बिल्कुल, स्थलमंडल क्या करता है? हमारी हेल्प करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्थलमंडल। लेकिन जहाँ पे हमारा जीवन यापन है ना, जहाँ पे हमारा जीवन यापन है, जहाँ पे जीवन जीने की पूरी हर एक कला है, वो क्या होगा? वो जीवमंडल कहलाएगा। लेकिन जहाँ पे मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है, ओके, वो वहाँ पे क्या होगा? स्थल मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थल मंडल कहा जाता है। अब ध्यान से देखो, पृथ्वी की ऊपरी सतह जो मनुष्य जीवन की सहायता करने में असमर्थ है, उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे थोड़ा आप देख लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं स्थल मंडल के बारे में। एक्चुअल में स्थल मंडल संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का 38% पृथ्वी के अंदर 3 मंडल पाए जाते हैं। ऊपरी मंडल को भूपट्टी अथवा क्रस्ट कहा जाता है। इसकी मोटाई 30 से 100 किलोमीटर तक होती है। महाद्वीपों में इसकी मोटाई, जबकि यहाँ पे अगर महासागरों में बात करें तो क्रस्ट, ठीक है, यहाँ पे जो क्रस्ट होती ही नहीं, अगर होती है तो बहुत पतली होती है। तो जो क्रस्ट का ऊपरी भाग होता है वो स्थल मंडल का प्रतिनिधित्व करता है। जिन पदार्थों से क्रस्ट का निर्माण होता है वे जैव समुदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्रस्ट का निर्माण मुख्यतः लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकिल, गंधक, कैल्शियम और एल्यूमिनियम से होता है। क्रस्ट में एल्यूमिनियम तथा सिलिका की मात्रा अधिक होती है। क्रस्ट के नीचे के दूसरे मंडल को मेंटल कहा जाता है, जिसकी निचली सीमा 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के
केंद्र तक है। अब ध्यान से मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। देखो मैंने आपको बता दिया, हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि पृथ्वी के ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम होता है उसे हम स्थलमंडल कहते हैं। एक्चुअल में जो स्थलमंडल है ना वो हमारे संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का 29%, इतना भी आपको याद रखना है। अगर पूछे कि पृथ्वी के अंदर कितने मंडल है, भाई 3 मंडल है। कितने मंडल है? 3 मंडल है। अच्छा, ऊपरी मंडल को भूपटल या फिर क्रस्ट भी कहते हैं। जो ऊपरी मंडल होता है ना उसे भूपटल या फिर क्रस्ट कहते हैं। अब इसकी जो ये क्रस्ट है, क्रस्ट की मोटाई कितनी है? 30 से 100 किलोमीटर तक होती है। और महाद्वीपों में अगर इसकी मोटाई पूछे और अगर महासागरों में पूछे तो क्रस्ट की कोई भी, ठीक है, नहीं होती। ठीक है, ये बहुत वहाँ पे पतली होती है, मोटी नहीं होती। ओके, हम क्रस्ट की बात कर रहे हैं, है ना। अब देखो क्रस्ट में मुख्यतः लोहा भी होता है, ऑक्सीजन भी, सिलिकॉन भी, मैग्नीशियम भी, निकल भी, गंधक भी, कैल्शियम भी, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये सब इसमें होता है। ओके, मैंने आपको देखो अच्छे से बता रही हूँ। क्रस्ट में एल्यूमिनियम और सिलिका की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। अगर पूछे कि क्रस्ट में सबसे ज़्यादा किस किस की मात्रा होती है तो एल्यूमिनियम की होती है सबसे ज़्यादा, और भाई सिलिका की होती है। ठीक है, क्रस्ट के नीचे के दूसरे मंडल को जो है मेंटिल। अब दूसरे मंडल की बात करें तो उसे क्या कहा जाता है? मेंटिल कहा जाता है। और जिसकी निचली सीमा 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन हमारा एक क्वेश्चन से नेक्स्ट वाला, निम्नलिखित क्षेत्रों में पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है? तो भाई देखो, पानी कहाँ पर गैस, तरल, तो पानी ओजोनस्फीयर में नहीं, स्थलमंडल नहीं, जीवमंडल नहीं, भाई हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, क्या होगा? हाइड्रोस्फीयर होगा। क्या होगा? हाइड्रोस्फीयर होगा। ओके, चलो एक्चुअल में इसको ही हम जलमंडल कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर जो होता है ना, जलमंडल क्या है? इसे हम इंग्लिश में हाइड्रोस्फीयर कह रहे हैं लेकिन ये जलमंडल ही है। ओके, जलमंडल क्या है? एक्चुअल में जलमंडल को पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी के संयुक्त द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। भाई पानी के बिना तो कुछ भी नहीं, आपका जीवन भी यापन नहीं होगा। अगर पानी ही ना हो तो बिल्कुल भी आपका जीवन यापन नहीं, क्योंकि पानी से ही हर चीज़ बनती है। वो चाहे आप कुछ भी मिनरल्स बना लो, हर एक तरह तरह की मिठाई, हर एक तरह तरह के खाने, तरह तरह के भोजन, ठीक है, कुछ भी बना लो, हर एक चीज़ में पानी चाहिए होगा। तो भाई बिल्कुल यही आपको मैं बताना चाहती हूँ कि पानी के बिना तो जीवन ही यापन नहीं है। पानी के बिना तो आप खाना ही नहीं बना सकते, पानी के बिना आप जीवित ही नहीं रह सकते, तो क्या करोगे, है ना। पानी विभिन्न भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है जो कि जल चक्र बनाता है, जलवायु को नियंत्रित करता है, राहत को आकार देता है और ग्रह पर जीवन को संभव बनाता है। भाई देखो, जो पानी होता है जलवायु को नियंत्रित करता है, राहत को आकार बनाता है, और जो हमारा ये पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है? ग्रह ही तो है। ठीक है, इस पर जीवन को संभव बनाते हैं। भाई अगर पृथ्वी पर पानी की मात्रा पूरी नहीं होती तो क्या यहाँ पे जीवन यापन हो जाता? नहीं ना, क्योंकि और भी आपके जो ग्रह हैं यहाँ पे, उन पे इतनी जो है पानी की व्यवस्था नहीं है, तभी तो वहाँ पे जीवन यापन नहीं है। जो अपनी पृथ्वी यहाँ पे संपूर्ण जो है एक कला है जीवित रहने की। यहाँ पे जो है अच्छे से देखो, कितने अच्छे से रहते हो आप, पूरे बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड में रहते हैं, है ना। किस तरीके से रहते हैं? बिल्कुल किंग की तरह रहते हैं। भाई जो होते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को देख लो किंग की तरह रहते हैं, मुकेश अंबानी को देख लो किंग की तरह रहते हैं अपने आप में। तो वो क्या है? वो भाई यही तो है। क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो है एक बहुत ही बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी है हमारी जो है पृथ्वी पे, ठीक है, जो पृथ्वी ग्रह है इस पे सारी क्वालिटी है, इसलिए यहाँ पे क्या है? जीवन यापन बेस्ट टू बेस्ट हो सकता है। ठीक है, पृथ्वी की कुल सतह में लगभग ब्लैंक फीसदी क्षेत्र जलमंडल कितना है भाई? क्या 70 है, 99 है, 74 है या फिर 33% है? तो भाई पृथ्वी की कुल सतह में लगभग देखो, अगर जलमंडल की बात करें, जल की बात करें तो कितना है? तो 71% कह लो या फिर 70% कह लो। ओके, सो यहाँ पे ये ऑप्शन राइट होगा। लगभग 70% पृथ्वी के जलमंडल में मुख्य रूप से महासागर शामिल है, लेकिन तकनीकी रूप से इसमें दुनिया की सभी जल सतह शामिल हैं। देखो भाई, कुछ पानी महासागर से, सागरों से, है ना, समुद्र से, नहर से, नदी से, पहाड़ों से ऐसे ही तो आता है कि नहीं? ऐसे ही तो आता है, जिसमें अंतदेशीय समुद्र, झीलें, नदियाँ और 2000 मीटर 6600 फीट की गहराई तक भूमिगत जल भी क्या है? शामिल है। यह अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी पर 1386 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर क्या है? पानी है भाई। 1386 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर पानी है, ये अनुमान लगाया गया है। ओके, और इसमें भूजल, महासागर, झील, नदी में तरल और जमे हुए रूप में पानी शामिल है। बिल्कुल आपने देखा होगा भाई, महासागर हुए, सागर हुए, समुद्र हुए, ठीक है, पहाड़ हुए, नदी, झील, तालाब, है ना, नहर, तो ये क्या है? सब इनमें पानी तो है। ठीक है, क्या है? इनमें सब में पानी है। खारे पानी की मात्रा इस प्रकार का 97.2% है। ताजे पानी की जो मात्रा है वो केवल 2.8% है। वाष्प पानी का दूसरा रूप है, जो गर्मी द्वारा स्थानांतरित कणों में तेजी से वृद्धि के कारण
कारण होता है? पृथ्वी के जलमंडल का कुल द्रव्यमान पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 0.023% है। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी के जलमंडल का कुल द्रव्यमान पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना है, भाई जलमंडल की बात की गई, पृथ्वी के जलमंडल का कुल द्रव्यमान पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का कितना है, तो 0.023% है, 0.023% है। ठीक है, यही पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो भाई देखो यहाँ पे क्वेश्चन था कि पृथ्वी पर जो है आपका, ठीक है, जल लगभग कितने % तक पाया जाता है आपके क्षेत्र में, तो भाई वो जो है पूरा पृथ्वी पर 70 या फिर 71% आप यहाँ पे कह सकते हैं। मैंने आपको ये बताया कि भाई जल कहाँ कहाँ देखने को मिलता है ना, कहाँ कहाँ पे जो है पानी होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा स्थलमंडल में सबसे बड़ा क्या है घटक है? क्या ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, या फिर डाइऑक्साइड है, फिर एल्यूमिनियम है? अगर बात करें इनमें से जो है कौन सा स्थलमंडल में सबसे बड़ा घटक है, इनके स्थलमंडल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? भाई सबसे ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है सबसे ज़्यादा? ऑक्सीजन है बच्चा, क्या है? ऑक्सीजन है। पृथ्वी के स्थलमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? भाई ऑक्सीजन नहीं होगा तो आप कैसे सांस लोगे? बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होगा तो आप कैसे सांस लोगे? आप हो, जीव जंतु हो, यहाँ पे जो है पशु पक्षी हो, है ना, जो भी जिसमें भी क्या होता है श्वास होता है, जो भी शोषण करता है ना, तो भाई उसमें जो है प्रचुर मात्रा में यहाँ पे जो है हमारे स्थलमंडल पर क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन नहीं होता तो कैसे जीवित रहते हैं आप? ऑक्सीजन जो है 460, ठीक है, 460,000 भाग प्रति मिलियन ppm बनाता है। सिलिकॉन जो है 200 ppm के साथ दूसरे सबसे प्रचुर मात्रा में है। एल्यूमिनियम 81,300 ppm के साथ तीसरे स्थान पर है कि पहले नंबर पर तो ऑक्सीजन रहता है ना, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन रहता है, फिर आपका एल्यूमिनियम रहता है तीसरे नंबर पर। ठीक है, तो स्थलमंडल में लोहा है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम और मैग्नीशियम भी है साथ साथ में, लेकिन वे अक्सर किसी अन्य यौगिक के हिस्से के रूप में पाए जाते हैं। तो भाई अगर आपसे पूछे कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के स्थलमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में, ठीक है, कौन सा तत्व शामिल है बच्चा, तो फर्स्ट नंबर पर अपनी ऑक्सीजन की बात होगी, सेकेंड नंबर पर बात करें तो सिलिकॉन होगा, ओके, थर्ड पे बात करें तो भाई क्या होगा? एल्यूमिनियम होगा, और इनके साथ साथ में कुछ लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम ये भी जो है क्या है? मौजूद है, लेकिन ये जो है किसी अन्य यौगिक के हिस्से के रूप में पाए जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे नहीं कि खुद डायरेक्ट पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो है एक यौगिक के हिस्से के रूप में इनकी दूसरे में मिक्सचर होके ही आपको, ठीक है, मिलते हैं। चलो नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन सा है? तो भाई यहाँ पे देखो मैं आपको बता रही हूँ, अगर पूछे कि भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन सा है, वो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, यानी कि BNH मुंबई। आइए मैं अब इसके बारे में आपको थोड़ा बता दे रही हूँ यहाँ पे। एक्चुअल में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNH, ये इसकी क्या है यहाँ पे फुल फॉर्म है, और ये जो है 15 सितंबर 1883 को स्थापित किया गया था, और ये सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन उन्होंने भारत में करने में जो है लगे हुए हैं, और इसमें जो है एक संरक्षण और जैव विविधता अनुसंधान, ठीक है, और ये अनुदान के माध्यम से कई शोध प्रयासों का समर्थन भी करता है, और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के जर्नल को भी प्रकाशित करता है। साथ ही साथ में जो पक्षी विज्ञानी सलीम अली और S. डीलन रिप्ले सहित कई प्रमुख प्रकृतिवादी बीज से क्या है जुड़े हुए हैं। तो ये होता है इसका मतलब। चलो देखो यहाँ पे सलीम अली की बात हुई तो बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन इनका ही आ गया। सलीम अली ब्लैंक किस क्षेत्र से संबंधित रखते हैं? क्या पर्यावरण, चित्र, फिल्म उद्योग, संगीतकार? भाई बिल्कुल ये नहीं होगा, यहाँ पे अपना इन्वायरमेंट ही होगा। जो सलीम अली है वो इन्वायरमेंट से जो है रिलेटेड है। आइए इनके बारे में हम फुल डिटेल आपको बताते हैं। एक्चुअल में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पर है? श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, सबसे पहले तो यही पॉइंट्स याद रखना है कि जो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है यही कहाँ पर है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में स्थित है, और इसे सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है, और ये 1986 में जो है खोला गया था। भारत सरकार ने 1958 में उन्हें पद्म भूषण और 1976 में पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा, और 1985 में उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत भी किया गया था। और लंबे समय से प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे 91 वर्षीय सलीम अली का 1987 में निधन भी हुआ था। बहुत ही बेस्ट टू बेस्ट है, और सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, और वह पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे। ठीक है, ध्यान से देखो, सलीम अली के बारे में हमने बात की है। सलीम अली के ही नाम पर श्रीनगर जम्मू कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इसे सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। कब खोला गया? 1986 में। इसको पद्म भूषण कब मिला?
तो भारत सरकार ने 1958 में इसे पद्म भूषण दिया, 1986 में इसे पद्म विभूषण दिया और 1985 में इसे राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया। और लंबे समय से रहते प्रोस्टेट कैंसर से ये जूझ रहे थे। फिर 91 वर्ष के थे ये सलीम अली। फिर 1987 में इनकी डेथ हो जाती है। साथ ही साथ में जो सलीम अली है इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और यह एक पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे। ठीक है, इस तरीके से हम सारी चीज़ें जब कनेक्टेड करके पढ़ेंगे तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, है ना, हर एक पॉइंट्स बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई है, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता। तो ये जो क्वेश्चन से बेस्ट टू बेस्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहता है। तो भाई बात हुई है यहाँ पे कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय कहाँ पर है। और गाइज यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या होगा? कोलकाता। कहाँ पर है भाई? कोलकाता में है। अब ध्यान से देखो, एक्चुअल में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय पूछा है, हेडक्वार्टर, तो कोलकाता में है ये। ओके, भारतीय जो वनस्पति सर्वेक्षण है, देखो अब जो ये यहाँ पे BSI है, इसकी फुल फॉर्म होती है क्या? बोटेक्निकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक वनस्पति वैज्ञानिक संस्थान है और इसकी स्थापना 1887 अंग्रेजी राय के समय में हुई थी, जिसका मेन उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के पादप संसाधनों का सर्वेक्षण करना। ठीक है, तो भाई मैंने इसके बारे में आपको फुल यहाँ पे डिटेल्स बताई। देखो BSI के बारे में, है ना, जो ये BSI है यानी कि हम इसको क्या कहते हैं? बोटेक्निकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, हिंदी में इसको हम कहते हैं। इस स्थापना 1987 में होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? कोलकाता में है। इसका मेन उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के पादप संसाधनों का सर्वेक्षण करना। ओके, इस तरीके से ही हमें सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। सो डियर गाइज, यहाँ पे ये सेशन था झारखंड टेट का और स्पेशल झारखंड टेट GK GS से बहुत ही बेस्ट टू बेस्ट ये सेशन था। अगर वाकई आपको सेशन अच्छा लगा है और नेक्स्ट अगर भी आपको सेशन चाहिए तो भाई फटाफट जो है चैनल को सभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि तभी आपको जो है नेक्स्ट सेशन यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, सो गाइज अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और भाई तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर।